समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर में सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। क्या आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए हिंदुओं को मुसलमान बनाया था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम से हिंदू धर्म में वापसी करने वाले कुछ लोगों ने ऐसे ही सनसनीखेज आरोप लगाए और ये आरोप बाकायदा कैमरे पर लगाए गए। क्या कहना है इन लोगों का? किस तरह धर्म परिवर्तन को लेकर आजम खान कटघरे में है? ये स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने। धर्म परिवर्तन कराया था आजम खान के आदमी ने। 12 साल पहले हम पे दबिश पड़ी, आजम खान के आदमियों ने दबिश डाली और दबिश के बाद में हम मुसलमान बने और फिर अब हम अपने धर्म में आ गए। हम लोग मुसलमान बने और आजम खानों ने बहुत कुछ करा मेरे साथ, जमीन जायदाद हमारी। रामपुर से 9 बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर जिन लोगों ने आरोप लगाया वो 12 साल पहले हिंदू थे मगर फिर मुसलमान बन गए। अब फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है उन्होंने। घर वापसी करने वाले लोगों की संख्या 80 है। ये अलग अलग परिवारों के हैं। सबकी जुबान पर आजम खान और उनके करीबियों की ज्यादती के किस्से हैं। रामपुर में जो आजम खान नेता है उन्हीं के दबाव में आप बनाए गए? उनकी दबाव में हम बनाए गए थे और उन्होंने ही हमारी जगह जमीन भी सभी उन्होंने छीनी है। करने से आजम खान को क्या फायदा मिलता था? अब देखो, उन्हें पता होगा गरीबों को सताना और गरीबों को बर्बाद करना उनको पता नहीं क्या है। और आज हम हिंदू धर्म में आए, हमें अच्छा लगा और हम हिंदू धर्म में अपने दोबारा रहना चाहते हैं। उनकी करी भरी उनके साथ आई है। हम अपने हिंदू भाई में बहुत खुश हैं। पाप का घड़ा उसके आगे फूट गया। ये सभी लोग यूपी के रामपुर के रहने वाले हैं। हिंदू धर्म में वापसी के लिए ये लोग 200 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर के बघरा पहुंचे। योग साधना आश्रम में जनेऊ धारण किया, यज्ञ में आहुति दी और फिर गायत्री मंत्र के बाद भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। मेरा नाम इमराना और अब मैं हिंदू धर्म में आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा नाम कविता। मेरा नाम नावेद, अब मेरा नाम प्रेम है। पहले फरजाना नाम था मेरा। अब क्या नाम? अब मेरा सविता नाम है। इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वालों ने आजम खां के साथियों पर जमीन जायदाद हड़पने का भी आरोप लगाया। इनका दावा है कि रामपुर में कई दलितों को या तो लालच देकर हिंदू से मुसलमान बनाया गया या फिर इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। मगर जब आजम खां को योगी सरकार ने जेल भेजा तो इनका भी स्वाभिमान जाग उठा। कितना धर्म परिवर्तन कराया था आजम खान के आदमी ने। कौन है आजम खान? आप लोग आजम खान जो मुसलमानी है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? हम रामपुर के। बहुत लोग हिंदू भाई, कई लाख लोग परेशान हुए इस आजम खान की वजह से। कोई इमराना से कविता बना तो कोई हरजाना से सविता। किसी का नाम अब नावेद से प्रेम हो गया है। हालांकि सवाल ये है कि ऐसे लोग कितने हैं जो सनातन की राह पर लौट चुके हैं। तो इसे लेकर योग साधना आश्रम के संचालक ने बड़ा खुलासा किया। दावे के मुताबिक 530 लोग ऐसे हैं जो अब माथे पर तिलक लगा रहे हैं। इनमें से 450 कुछ महीने पहले ही मुसलमान से हिंदू बने, जबकि 80 लोग रामपुर के रहने वाले हैं। हालांकि ये पहली बार है जब किसी नेता पर सीधे सवाल उठाए गए हों। जो रामपुर हिंदू बाहुल्य था, आज रामपुर हिंदू कम होते हुए जा रहे हैं और मुसलमान बाहुल्य हो चुका है। उसका यही कारण है कि 4-5 लाख से भी अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण रामपुर में किया गया है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। आज आजम खां के सामने वो सारी आ गई। जेल के सीखचों में भी रहना पड़ा और भी आज गतिविधियां उसके खिलाफ हो रही हैं। 12 दिसंबर से पहले तक इस आश्रम में जिन्होंने भी सनातन धर्म में वापसी का फैसला लिया, उनमें से ज्यादातर ऐसे थे जिनके दादा परदादा पूर्वजों ने इस्लाम अपनाया था। मगर इस बार मामला थोड़ा अलग है। ये सभी 80 लोग जन्म से हिंदू थे और कर्म से भी हिंदू। ये बात अलग है कि 12 साल पहले जबरन कुरान थमा दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं। आजम सामने हमारे साथ कुछ नहीं, उनके आदमियों ने हमें कुछ अच्छा ही नहीं दी और हमारे साथ बहुत
बुरा जन्म करा, तो इसलिए हम अपने हिंदू धर्म में आके। मुजफ्फरनगर में मुसलमान से हिंदू बनने वालों ने आजम खां का नाम लिया तो बात यूपी सरकार तक पहुंच गई। सीएम योगी के मंत्री का कहना है, चाहे आजम खां हो या कोई और, धर्म परिवर्तन की साजिश में जो कोई भी शामिल होगा उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। हमारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और लगातार कानून व्यवस्था यहाँ पे तत्परता से काम कर रही है। कोई भी अगर ऐसी शिकायत आती है कहीं भी पूरे प्रदेश भर में, तो कानून व्यवस्था पूरी ईमानदारी से उस दिशा में ठोस कदम उठाता है। धर्म की स्वतंत्रता है, तो कोई भी व्यक्ति जो भी धर्म अपनाना चाहे, जिसमें आना चाहे, जाना चाहे, वो स्वतंत्र है उसके लिए। और इस तरह के झूठे आरोप लगाना, मुझे लगता है इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि धर्म परिवर्तन को लेकर के कोई कानून लाने को नहीं है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए इन मुद्दों पर, और ना कर दूसरे नेताओं पर ऐसे झूठे आरोप लगाना। आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर ये आरोप सही पाए गए तो धर्मांतरण कानून के तहत एक्शन हो सकता है। यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 15,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हिंदू धर्म में वापसी करने वाले रामपुर के इन लोगों के आजम खान पर आरोप कितने सच हैं, ये जांच का विषय है। इस संबंध में हमने पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क साधा और ये जानने की कोशिश की क्या इस मामले में पहले कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर इस मामले में कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है और आजम खां की संलिप्तता इस मामले में पाई जाती है तो उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। और लोकतंत्र में अब एक ऐसी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी अनजान कॉल को रिसीव करते हैं या किसी लिंक को आप ओपन करते हैं, तो समझ जाइए, क्योंकि साइबर ठगों की नजर आप पर। दिल्ली में ऐसा मामला सामने आया जो बेहद हैरान करने वाला है। मिस्ड कॉल आई, सिर्फ एक मिस्ड कॉल और बैंक अकाउंट साफ हो गया। और इस ठगी के जरिए 10-20 हजार नहीं बल्कि पूरे 50 लाख रुपए निकाल लिए। मिस कॉल आएगी और अकाउंट से बैलेंस गायब हो जाएगा। एक फोन आएगा और बगैर ओटीपी के अकाउंट खाली हो जाएगा। ये साइबर फ्रॉड का वो नया तरीका है जिसके शिकार हुए हैं दिल्ली के कापसहेड़ा में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शमशेर सिंह का दावा है कि उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से फोन आया, जिनमें कुछ मिस कॉल थी और कुछ साइलेंट कॉल थी। फिर इन फोन कॉल के बाद 6 मैसेज आए। ये मैसेज ऐसे थे जिन्होंने उनके होश उड़ा दिए। ने मैसेज चेक किए तो मेरे अकाउंट से 12 लाख एक डेबिट हुए, 12 लाख एक डेबिट हुए और 10 लाख की एक ट्रांजैक्शन हुई, 10 लाख की एक ट्रांजैक्शन हुई और 4,63,000 की एक ट्रांजैक्शन हुई और 2 लाख की ट्रांजैक्शन एक हुई। लेकिन 2 लाख रुपए मेरे वापस आ गए, क्योंकि उस पे कैप लगा था, इसलिए सर्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो 2 लाख वापस अकाउंट में आ गए थे। बाकी 48,63,000 का फ्रॉड हुआ है। शमशेर सिंह हैरान हैं, परेशान हैं, उनके चेहरे पर शिकन आना लाजमी है। वो ऐसे ठगों के शिकार हुए हैं जिनका ना तो नाम जानते हैं, ना ही चेहरा, ना ही पता जानते हैं और ना ही उनसे जुड़ी कोई पहचान। ये हम आपको इसलिए दिखा और समझा रहे हैं ताकि आप भी सचेत रहें। अगर फ्रॉड करने वालों का ये तरीका इतने पर भी नहीं समझे तो फिर से शमशेर सिंह को सुनिए, ताकि जाने अनजाने में ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने न बने। 13 नवंबर शाम को 7:10 से लेके 7:50 तक मेरे पास कॉल आने शुरू हुए। मैंने 20-25 कॉल आए तो मैंने उठाया नहीं फोन। फिर मैंने देखा कि ये अननोन नंबर आ रहे हैं, बार बार कॉल आ रहे हैं, तो मैंने एक फ़ोन उठाया, फिर कोई आवाज़ नहीं आई, दूसरा उठाया, कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद में फ़ोन लगातार आते रहे, मैंने कोई फ़ोन नहीं उठाया, मैं काटता रहा फ़ोन को, यानी रिसीव नहीं किया मैंने एक भी। फिर वो कॉल बंद हुए 7:45 से 7:50 के बीच। करीब 50 लाख की रकम कोई मामूली नहीं होती। पीड़ित ने इस सिलसिले में जब जानकारी जुटाई तो पता चला पश्चिम बंगाल के ट्रांसफर हुए हैं। हालांकि ये अकाउंट किसका है, कौन चलाता है, अब तक पता नहीं चला। जो फ्रॉड हमारे साथ हुआ ये 13 नवंबर को संडे को हुआ था इवनिंग में, तो उस पे हमने मतलब तुरंत ही कार्रवाई की थी कि 1930 पे हमने कॉल किया
हमने सोचा था कि ये पेमेंट, जैसे हमने सुना है कि वहाँ पे साइबर का ये जो नंबर है तो होल्ड हो जाती है पेमेंट, तो उसके बाद हमने FIR भी दी है 15 को। तो हमने खूब वहाँ पे सेक्टर 16 में साइबर सेल में जो है अपडेट लिया, बट उनकी तरफ से हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस अभी तक मिला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप अपने बैंक से बात कीजिए। हम बैंक से बात कर रहे हैं, बैंक को मेल डाल रहे हैं, वहाँ से भी हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आ रहा है। साइबर फ्रॉड का ये मामला 1 महीने पुराना है। पुलिस भी इन 720 घंटों में आरोपी को नहीं खोज पाई है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि पूरे मामले की जांच जारी है। ये मामला हमारे संज्ञान में है और हमारी IFSO यूनिट है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है और जैसे ही इसके बारे में कुछ इनपुट होगा उसको जरूर शेयर किया जाएगा। अब सवाल है कि ये फ्रॉड कैसे हो गया। जब शमशेर सिंह ने OTP शेयर नहीं किया तो ऐसा क्या हुआ कि अकाउंट चंद मिनटों में खाली होने लगा। तो आप साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव को गौर से सुनिए। ये आपको साइबर ठगों से बचने का वो तरीका बता रहे हैं जो इन दिनों बहुत जोरों पर है। एक होता है आपका SMS से जो OTP जनरेट होता है, दूसरा होता है कॉल से। अगर आपके पास SMS से OTP नहीं आ रहा तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप कॉल से भी OTP मंगवा सकते हो। जो क्रिमिनल होता है वो क्या करता है, वो कॉल से OTP जनरेट करता है। आपके पास कोई OTP नहीं आता, फिर भी उसके पास वो कॉल से OTP जाता है, वो आपके OTP को यूज करके आपका अकाउंट खाली कर देता है। तो आपको सतर्क रहना है, कभी भी इस तरह की सिचुएशन में अपना फोन अनअटेंडेड किसी को नहीं देना है। और अगर आपको से कोई फोन मांग रहा है तो उसके नंबर से को आपको खुद अपने फोन से डायल करना है। कोशिश कीजिए कभी भी जब आप डायल करें तो *21 या * इस तरह के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आपके नंबर्स पर नहीं होने चाहिए। अगर सतर्क रहना है तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को आपको शेयर करना पड़ेगा जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। डिजिटल ट्रांजैक्शन का बढ़ता दौर जितनी सहूलियतें दे रहा है उतनी ही दिक्कतें भी बढ़ा रहा है। इसलिए आप किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, किसी के साथ अपना OTP शेयर न करें, किसी अनजान शख्स को अपना मोबाइल देते समय सावधानी बरतें और सबसे बड़ी बात, अपनी बैंक खाते की गोपनीयता सीमित रखें। हो सकता है साइबर ठग की अगली मिस्ड कॉल आपको ही आ जाए। दिल्ली से प्रेरित कुमार के साथ अनुज मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब आगे देखिए, न्यूक्लियर वॉर से पहले विंटर वॉर। एक छोटा सा ब्रेक, चल लो। तो न्यूक्लियर वॉर से पहले विंटर वॉर कैसे बढ़ाएगा परेशानी, छोटे से ब्रेक के। पर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। राजा पटेरिया ने आपत्तिजनक बयान दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था। पटेरिया ने PM मोदी की हत्या की बात कही थी। कांग्रेस ने पटेरिया आदिवासियों को पर FIR को लेकर आपत्ति भी जताई। खतरे में है। राजा पटेरिया ने हालांकि बाद में यह भी कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जहां पर हत्या की बात कहते हुए राजा पटेरिया नजर आए थे। बीजेपी इस बयान का विरोध कर रही है, कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगा रही है। FIR दर्ज हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की थी। चलिए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसमें अब वो होने वाला है जो पिछले 10 महीनों में नहीं हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा प्लान तैयार कर रखा है जिससे अमेरिका, नेटो जैसे देश सहमे से नजर आ रहे हैं। और यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन न्यूक्लियर वॉर करके ही मानेंगे। लेकिन पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर से पहले यूक्रेन पर विंटर वॉर का मन बना लिया। जेपोरिजिया, कीव, लोहान, मेलिटोपोल। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें पुतिन के विंटर में सिकंदर बनने की गवाही दे रही हैं। इन तस्वीरों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इतना डरा दिया है कि ये कई डिप्लोमेट से बात करने पर मजबूर कर दिया है।
ये पुतिन का न्यूक्लियर वॉर से पहले का विंटर वॉर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन हमला कब करेंगे ये तो वही जानते हैं, कहां करेंगे ये भी वो पहले से तय है। लेकिन फिलहाल रूसी सेना ने यूक्रेन के 4 ठिकानों पर बारूदी प्रहार किया है। पुतिन के इस विध्वंसक रूप ने सुपर पावर अमेरिका समेत नाटो देशों को भी डरा दिया है, जिसके बाद बयानों का दौर शुरू हो गया है। बड़े हमले की तैयारी में पुतिन। बड़े स्तर पर होने वाले युद्ध को लेकर कोई शक नहीं, यूक्रेन में भीषण युद्ध हो रहा है। ये ऐसा युद्ध है जो नाटो और रूस के बीच एक बड़े वॉर में तब्दील हो सकता है। इससे बचने के लिए हम हर दिन काम कर रहे हैं। इस युद्ध को रोकना जरूरी है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय देशों के शामिल होने का खतरा है। ऑस्ट्रेलियाई मिलिट्री एक्सपर्ट पुतिन कर सकते हैं परमाणु हमला। ब्रिटिश खुफिया विभाग टैक्टिकल हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन। पश्चिमी मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया था कि पुतिन यूक्रेन में पड़ रही भयंकर सर्दी की वजह से डर गए हैं, क्योंकि यूक्रेन के शहरों में पारा लगातार गिरता जा रहा है। बात करें यूक्रेन के जंग में होने वाली जगहों की तो डोनेट्स्क में पारा -1 डिग्री सेल्सियस है, खार्किव में -60 डिग्री सेल्सियस, ज़ेपोरिजिया में -4 डिग्री सेल्सियस, लोहांस्क में पारा -2 डिग्री सेल्सियस, खिरसान में पारा -2 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन पुतिन का यह वीडियो शायद नाटो देश भूल गए हैं, जहां पुतिन -डिग्री में भी नहा रहे हैं। पुतिन का यह वीडियो बताने के लिए काफी है कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। पुतिन के इन हौसलों से रूसी सेना को भी ताकत मिलती है और उसके सैनिक क्या कर सकते हैं समझा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में जैसे जैसे तापमान गिरेगा, वैसे वैसे युद्ध के बीच में फंसे लोगों के लिए जिंदगी जीना और मुश्किल हो जाएगा। और सर्दी की वजह से ही करीब 1.5 लाख लोगों ने यूक्रेन के शहरों को छोड़ दिया है। लेकिन इसके पीछे सर्दी नहीं बल्कि पुतिन का टेरर है। सर्दी के मौसम के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध की गर्मी को बढ़ा दिया है। पुतिन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, फिर चाहे अंजाम जो हो। पुतिन का विंटर वॉर। पुतिन ने सर्द मौसम में भी यूक्रेन पर जीत का मन बना लिया है। उनके मंसूबों को अब ठंड भी नहीं रोक सकती। लेकिन इसी मौसम की वजह से हिटलर, नेपोलियन जीती हुई बाजी हार गए थे। ये जानने के लिए करीब 250 साल पहले जाना होगा। $210 साल पहले यानी 1812 में नेपोलियन फ्रांस की सेना के साथ उस समय के रूस और आज के पोलैंड में घुसी। नेपोलियन के सलाहकारों ने इस चढ़ाई से पहले सर्द मौसम और खतरनाक रास्तों को लेकर उसे आगाह किया था, लेकिन नेपोलियन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने ठंड से पहले ही उसकी ग्रैंड आर्मी के साथ युद्ध खत्म हो जाने की बात कही, लेकिन वो गलत साबित हुआ। नतीजतन ग्रैंड आर्मी रूस में अंदर घुसती चली गई। इस बीच ठंड ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। नेपोलियन के सैनिकों का खाना खत्म होने लगा। सितंबर का महीना आते आते किसी तरह नेपोलियन मास्को तक पहुंच गया, लेकिन इस वक्त तक उसकी सेना 1/4 ही बच पाई। नतीजा ये रहा कि 4 दिसंबर को नेपोलियन का सपना चकनाचूर हो गया और उसे अपने बीमार सैनिकों के साथ रूस छोड़कर फ्रांस लौटना पड़ा। ऐसा ही कुछ 1941 में हिटलर की जर्मन सेना के साथ हुआ, जब जर्मन सेना सोवियत रूस की तरफ बढ़ी और यूक्रेन के हिस्से को जीत लिया। सितंबर में नाजी सेना मॉस्को को जीतने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वहां ठंड पड़ना शुरू हो गया था। बिना ठंड की तैयारी की गई नाजी सेना का जंग लड़ना मुश्किल हो गया। ठंड की वजह से नाजी सेना के टैंक और हथियार खराब होने लगे। मॉस्को से महज 9 मील की दूर अचानक तापमान -34 डिग्री हो गया।
जिसकी वजह से हिटलर को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। तो मौसम की वजह से हिटलर, नेपोलियन जैसे तानाशाहों को जीती हुई बाजी हार कर पीछे हटना पड़ा। लेकिन पुतिन का एजेंडा क्लियर है, उन्हें न तो सर्द मौसम रोक पाएगा और न ही यूक्रेन और न उसके मददगार देश। रूसी सैनिक भी पुतिन के एजेंडे पे चल रहे हैं। ताजा वीडियो बेलारूस की बर्फीली वादियों से सामने आया है, जिसमें वॉर प्रैक्टिस के दौरान रूसी सैनिक अपना दमखम दिखा रहे हैं। बात अगर यूक्रेन की करें तो यूक्रेनी सेना चाहेगी कि वो अब तक की स्थिति को बरकरार रखे। वहीं यूक्रेन जंग में सबसे निर्णायक ड्रोन देने वाला देश टर्की अब एक बार फिर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। टर्की अब यूक्रेन को ठंड से बचने के लिए मदद करने वाला है। यूक्रेन युद्ध को पुतिन अब आखिरी अंजाम तक ले जाने पर तुले हैं। यूक्रेन समेत अमेरिका, नाटो जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए रूस अब और भी ज्यादा विध्वंसक और आधुनिक हथियार तैयार कर रहा है। इस जंग का अंजाम बेहद विध्वंसक होने वाला है। यूक्रेन युद्ध पर अब पुतिन का अगला वार क्या होगा, ये तो सिर्फ पुतिन जानते हैं। वॉर जोन से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ नव भारत। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन पर विंटर वॉर भी हम बताते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो देखिए प्लान 1 क्या है, यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जाए। ये प्लान 1 है। नतीजा क्या रहेगा? नतीजा ये रहेगा कि सर्दी और डर से बेमौत मारे जाए, बिना मिसाइल अटैक लोग मारे जाए। इसके साथ ही यूक्रेन छोड़ने वालों की यहां पर बाढ़ सी आ जाएगी। साथ ही प्लान 2 क्या है वो आपको बताते हैं, पुतिन का इंफॉर्मेशन कैंपेन। अब इसका नतीजा क्या रहेगा? सीज फायर कराने के लिए इंफॉर्मेशन कैंपेन चलेगा। यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस का कब्जा होगा। ये पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। वक्त है यहां पर ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।